ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर कौन सा है? 4th। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कि रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया था। मैंने तो 3 बार बुला लिया है। रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, उसके हिसाब से हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, मतलब रिडक्शन इजी हो जाएगा, और वो एजेंट कौन सा अच्छा होगा? ऑक्सीडाइजिंग। और जैसे हाइड्रोजन और एसिड वाला हमने कुछ रिएक्शंस देखी थी कि हाइड्रोजन के जो ऊपर है वो H+ से H2 रिलीज कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। तो ये सब चीजें को याद है। 4 ऑप्शन में दे देगा मेटल, पूछ लेगा कि कौन सा मेटल H2 रिलीज करेगा, तो जो उसके ऊपर वाला 3 ऑप्शन रहेंगे नीचे वाले और 1 ऑप्शन रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट आते हैं। फिर हमने पढ़ा था डेल्टा जी के बारे में। डेल्टा जी किसके इक्वल होता है? -NF ई नोट ऑफ सेल, अगर वो हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो ई सेल के बराबर होता है। डेल्टा जी कैसी प्रॉपर्टी होती है? एक्सटेंसिव या इंटेंसिव है? कौन क्या? इंटेंसिव सुनाई दे रहा था कहीं से। गिव्स फ्री एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। एक्सटेंसिव मतलब उनको ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। और ई नोट ऑफ सेल या ईएमएफ कैसी प्रॉपर्टी होती है? इंटेंसिव, कि उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हमको जो भी रिएक्शंस देंगे, जैसे हम थर्मोकेमिस्ट्री में एक रिएक्शन से दूसरी रिएक्शंस बना रहे हैं, प्लस माइनस करके, रिवर्स करके, मल्टीप्लाई करके, तो वहां पे हम डेल्टा जी के साथ छेड़छाड़ करना है, ई के साथ कुछ नहीं छेड़ना है। डेल्टा जी से फिर हम ई निकालेंगे मेरी मेन रिएक्शन का। वैसा हमने कल एक क्वेश्चन भी किया, ट्राई किया। किसने किसने किया था ट्राई? ये तो मैंने होमवर्क में दिया था स्पेशली न्यूमेरिकल करने को। लास्ट जो न्यूमेरिकल करवाया था उसको मैंने बोला था घर जाके फिर से देखोगे। तो प्लीज बार बार करो, वरना फिर बाद में तुमको नहीं समझ में आएगा कि क्वेश्चंस में क्या पूछ रखा है। एक और क्वेश्चन हम उसका वैसा कर रहे हैं, फिर हम सेल नोटेशन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखो ये वाला। सिमिलर था ये लोग, तो ये तुम लोग ही सॉल्व करोगे। वैसा सही है, और डेल्टा जी मतलब ई निकालना है एक अननोन रिएक्शन का या अननोन इलेक्ट्रोड का, इसका ईएमएफ निकालना है इस रिएक्शन का। ये रिएक्शंस हमने सारी रिडॉक्स में कर रखी है। MnO4 से जब Mn2 बनता है तो कितने हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं और कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो पूरी रिएक्शन लिखो इनकी, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स तो होगी +7 से गया है +2 में, है ना, और यहाँ पे +4 से +2 में गया है। पहले इन तीनों की रिएक्शंस लिखो, बैलेंस्ड रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, अगर एक साइड O है तो दूसरी साइड H2O ऐड कर दो, फिर इस साइड H+ ऐड कर दो। भाई ये रिएक्शन हम कर चुके, नया नहीं कर रहे हैं कुछ। हमने ये रिएक्शन लिखी थी, जैसे मान लो मैं ये वाली लिख रही हूँ, MnO4 माइनस से गया है ये Mn+2 में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो इधर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। इधर कितने ऑक्सीजन है तो इधर कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगी? 4 +4 H2O। यहाँ पे कितने H एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे कितने H+ ऐड करेंगे? तो ये हमने नहीं किया है। ओहो, लग जाता नया कुछ देखते ही। ऐसे ही बाकी दोनों का भी करना है बैलेंस। हाँ तो करना था ना। अभी तो तू इनकी सिंपल रिएक्शन लिखना। ये तो तुझे बता ही रखा है कि रिडक्शन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। इसका मतलब है कि ये कंपाउंड इसमें चेंज हो रहा है, तो मैंने उसकी रिएक्शन लिख दी। तो अभी एक बार सबकी रिएक्शन लिख, उतना काफी। इसकी रिएक्शन कैसे होगी? MnO2 गया है Mn+2 में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 2 का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं?
2 है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूं इस साइड? 2H2O, और यहाँ पे अब H एक्स्ट्रा हो गया, कितने H एक्स्ट्रा है? 4। तो ये मेरी रिएक्शन बन गई इस वाले स्टेप की। इन दोनों का पोटेंशियल मुझे गिवन है, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि इससे ये इसमें ट्रांसफर हुआ है। नहीं, अब हमको पहले ये रिएक्शन देखनी है कि ऐड करने से आ रही है, सब्ट्रैक्ट करने से आ रही है, क्या आ रहा है। तो इस केस ये MnO4 वाली, MnO4 माइनस से गया MnO2 में, कितने का चेंज आया है? 3 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। वहां पे ऑक्सीजन कितने? 2, यहाँ पे है 4, तो 2 H2O में ऐड कर दूंगी। 2 H2O मैंने यहाँ ऐड किए, तो 4H इधर ऐड कर दूंगी बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, ये 3 मेरी रिएक्शन दे रखी है इन्होंने। +7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का क्या है यहाँ पे? 4, कितने का चेंज है? 3 का, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन से मतलब वो रिड्यूस हो गया है। ये तीनों इक्वेशन समझ आई कैसे लिखी है? ये सारी इक्वेशन रिडॉक्स में हो चुकी है, रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट है। तो अब मुझे ये रिएक्शन बनानी है इन दोनों की मदद से। इन दोनों का मुझे डेल्टा जी पता है। इसका डेल्टा जी कितना है? कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसमें? तो -5 मल्टीप्लाई बाय फैराडे मल्टीप्लाई बाय E0 कितना दे रखा है? 1.51। क्या इसमें किसी को डाउट है ये कैसे लिखा है? -NF E0 सेल या E0 इलेक्ट्रोड। क्लियर है ये चीज? अब अगले का अगर मैं लिखूं, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2। फैराडे को ऐसे ही, और इसका क्या है? 1 पॉइंट। ये डेटा मुझे गिवन है, मुझे उसका, इसका डेल्टा जी का n कितना है इसमें? 3F, और ये वाला चीज निकाल, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करके तुम कैसे निकाल रहे हो इसको? ये निकाल लिया इक्वेशन। देखो यहाँ पे मेरे को अपने रिएक्टेंट में क्या चाहिए? MnO4 माइनस चाहिए, MnO4 माइनस है मेरे पास। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट में MnO2 चाहिए, वो यहाँ के रिएक्टेंट में है। तो इसको मैं उल्टा कर दूं इस रिएक्शन को, तो उसका डेल्टा जी क्या हो जाएगा? +2 फैराडे इंटू 1.23। फिर दोनों को ऐड करोगे तो ये इक्वेशन बन जानी चाहिए। हाँ, तो यही इक्वेशन तो बनानी है हमको जो पूछ रखा है हमसे। अब वो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करके दे रही है, उसके हिसाब से डेल्टा जी भी कर दे। मैंने ई को नहीं छेड़छाड़ करना है। बार बार मैं फिर से बोल रही हूँ, ई को मत देखना। G2 रिवर्स करके उसको G2 डैश कर ले और फिर उनको ऐड कर दिया। दे रखिए तो इसका जी बनाना, लिख तो रखा है G1 कितना है। इस रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दी, आएगा Mn+2 2H2O gives MnO2 +2 इलेक्ट्रॉन +4H+। तो इसका डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2 फैराडे मल्टीप्लाई 2। ये चीज समझ आई क्या की है? तू कर चुकी है ये सब चीजें। इसका आंसर है 1.69। कैलकुलेशन में छोटा मोटा एरर। ये चीज समझ आई ना भाई? बोलो। तो ये इसको मैंने डेल्टा जी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो एक ये वाली इक्वेशन, एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी 1.69। तो वो किसके इक्वल है? डेल्टा जी इक्वल टू 1.69 2 डैश
डेल्टा G1 नॉट किसके इक्वल है? 1.51 मल्टीप्लाई बाय 5 फैराडे। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, एंड देखना कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। ये सिर्फ इसके लिए है जिसका हम निकाल रहे हैं। हाँ, -3 फैराडे लिखना है, माइनस का साइन नहीं है। हाँ, यहाँ पे 5 और वहां पे 1.69 -3 फैराडे ई मुझे निकालना है। ये हो गया -5 फैराडे इंटू 1.51 प्लस 2 फैराडे इंटू 1.23। फैराडे से फैराडे कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी 1.69 प्लस 1.69। इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 5 25 250 255 पॉइंट, ये आ गया प्लस 2.46 डिवाइडेड बाय -3। क्या आ गया ये? -4 पॉइंट कितना आ रहा है? -4 पॉइंट प्लस माइनस ही आएगा ना, नीचे माइनस का साइन है, कैंसिल होके फिर ये -3 में है ना नीचे। अच्छा, 5.09 और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.69। तो तुम्हारी इस इलेक्ट्रॉन का जिसका तुमको निकालना था कितना हो गया? ई नॉट 1.69। ऐसे कैलकुलेट करना है। तुझे बस इतना करना है कि इन दोनों को जोड़ के ये रिएक्शन बनानी है, कैसे भी बना। हमको इस रिएक्शन का ईएमएफ निकालना है, ठीक है? और हमको 2 रिएक्शन गिवन है भैया, ये कंफ्यूज करेगा तुमको। ये नहीं है, तब तो कोई बात नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन का चेंज तो है ही ना। इसमें नहीं, इसमें 1 mn, इसमें 3 mn+2 है। ये इसको मैं ही समझा रही, रुको इधर। ठीक है, कर लो, डराओ मत। बस इतना बता रही कि इसमें 1 mn+2 mn में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, और 2 mn+2 2 mn+3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का होगा इसमें? 1 mn+2 mn में जा रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है? 2 का। 2 mn+3 2 mn2 में जा रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है? अरे भाई कौन सा मैथ करते हो? mn+3 2 mn+2 में गए। 1 mn के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चेंज है? 2 mn के लिए कितना होगा? तो ओवरऑल इस रिएक्शन के लिए n फैक्टर क्या आ जाएगा? ऐसे निकालना है। नहीं, हाँ, ई नॉट कभी चेंज नहीं होता ऐसे। तो तुम डेल्टा जी वाले कॉन्सेप्ट से करो, फिर मैं तुमको बस एक लास्ट में एक फैक्ट बताऊंगी जिससे ये डायरेक्ट हो जाएगा। नहीं, अभी नहीं बताना, डेल्टा जी वाले से करो, डायरेक्ट कर लो, तुम सीखो मत। हाँ, इसमें देखो 1 mn तो मेरा यहां से मिल जा रहा है, इधर भी 1 mn है, इधर 2 mn+3 है, और यहाँ पे कितना है? 1 mn+3 है। तो इस इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेगी तो ई नॉट तो यही रहेगा, डेल्टा जी 2 गुना हो जाएगा। अभी डेल्टा जी कितना है इस केस में? -1 फैराडे मल्टीप्लाई बाय -1.51 इतना है इस टाइम पे। अगर मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब न्यू डेल्टा जी क्या आ जाएगा? -2 फैराडे और 1.5 एन तो एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना इस रिएक्शन में। समझ रहे हो कैसे किया ये?
आंसर -2.69 -2.69। इधर देखिए, देखो हमको इधर देख लो, ठीक है, नहीं नहीं इधर देखो, 3Mn+2 Mn में कन्वर्ट हुआ जिसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस 2Mn+3 में कन्वर्ट हुआ जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है 2 मैंगनीज के आयंस। ये रिएक्शन समझ आई? इसका हमको ईएमएफ निकालना है। हमको गिवन क्या है, ये दोनों रिएक्शन गिवन है, एक ये रिएक्शन गिवन है और एक ये रिएक्शन गिवन है। तो इस रिएक्शन से मुझे अगर ये रिएक्शन बनानी है, तुम अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट लगा देना। ये रिएक्शन मुझे बनाने के लिए रिएक्टेंट साइड में 3Mn+2 चाहिए है, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 1Mn+2 है और यहाँ पे भी 1Mn+2 है। तो किसी एक रिएक्शन को तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो 3 हो जाए। ठीक है, इतना समझ आया? प्रोडक्ट साइड मुझे चाहिए 1Mn। अरे भाई चुप हो जा, इधर देख ले, 1Mn हो गया प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे 1Mn है, 2Mn+3 है प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे कितने Mn+3 है? तो यहां से हमको समझ आ रहा है कि इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ई नोट में कोई चेंज नहीं करना है, डेल्टा जी चेंज करेगा। जो भी रिएक्शन का पहले डेल्टा जी क्या था? डेल्टा जी क्या होता है? -NF ई नॉट। एन कितना है इस केस में? 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। फैराडे पोटेंशियल कितना दे रखा है? -1.51। यहां तक सब है। अब यहीं पे कहीं भटके नहीं हो ना। अब हमने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये नई रिएक्शन क्या बन गई है? 2Mn+2 गिव्स Mn+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और इस केस में अभी डेल्टा जी क्या है? -2 फैराडे और यहाँ पे -1.51 से मल्टीप्लाई करता है। यहां तक सही है? पहले इतना था, पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा जी को भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। 2 × 1 2। कोई दिक्कत? ये 2 कैसे लिखा है? समझ गए ना? यहां तक हम पहुंच गए। मेरी एक ये रिएक्शन बन गई और एक ऊपर वाली रिएक्शन देखिए, तो इसका डेल्टा जी कितना हो जाएगा? इसको मैं 2 मान रही हूं, इसका कितना हो जाएगा? n कितना है इसमें? 2 और f और e की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1.18 -2.69। अच्छा अब बीच में मत बोलना, एक मिनट रुक जाओ। ये दोनों इक्वेशन समझ आ गई ना? दोनों का डेल्टा जी समझ आ गया कैसे लिखा है? इन दोनों को किस तरह से हम इस वाली इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? ऐड करेंगे हो जाएगी। इस साइड 1Mn+2 है, इस साइड 2Mn+2 है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, ये हो गया 1 और ये मेरी हो गई 2। 1 और 2 करने के बाद मेरे को क्या मिल गया? 3Mn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn प्लस Mn+3 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दो, मेरी इक्वेशन आ गई जो मुझे चाहिए थी। तो अब इस इक्वेशन का मतलब, इस इक्वेशन में पहले चेंज देख लो, इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है? नहीं, दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। एक Mn+2 कन्वर्ट हो रहा है Mn में, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया? इन 3 Mn से ये कोई टाइप फॉर्म प्रोपोर्शनेशन या डिसप्रोपोर्शनेशन का कोई टाइप है कि एक ही चीज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है। यहाँ पे दोनों +2 में है, एक Mn गया 0 में मतलब रिड्यूस हुआ और एक Mn गया +3 में मतलब ऑक्सीडाइज हुआ। तो अब अगर हम इसकी रिडक्शन रिएक्शन लिखे तो क्या है? Mn+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में जा रहा है? Mn में। ये चीज क्लियर है? करेंगे तो Mn+3 में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा,
पर यहाँ पे कितने Mn जा रहे हैं? अरे ऑक्सीडाइज कितने हो रहे हैं? ऑक्सीडाइज 2 Mn हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 Mn प्लस 3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हम एन फैक्टर क्या बोलेंगे? एन फैक्टर कितना हो जाएगा? अरे एक ही रेडॉक्स पढ़ना भाई, जाके एक बार रेडॉक्स पढ़कर आना अपना। जितना ऑक्सीडेशन का चार्ज होता है उतना ही रिडक्शन का चार्ज होता है, और वही एन फैक्टर होता है तुम्हारा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐड करके एन फैक्टर नहीं बताते हैं, ठीक है? तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर 2। इसका डेल्टा जी अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा? -2f, और ई मुझे निकालना है। ये किसके इक्वल है? इन दोनों के, इसके और इसके सम के इक्वल। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 फैराडे इंटू 1.18 प्लस, ये तो प्लस में ही रहेगा, प्लस 1.51। अब ई की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी? 2 से दिए तो कॉमन है सब में, ये दोनों चीजें तो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो माइनस ई नॉट इज इक्वल टू -1 प्लस 1.18 प्लस 1.51 कितना हो गया? 2.69। तो ई नॉट कितना आ गया? माइनस, समझ आया कैसे पहुंचे यहाँ तक है? तो ये रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये तुम्हारे किसी अच्छे एग्जाम का VYQ ही है। पर अब तुमको क्या बताना चाह रही कि जब भी किसी दो रिएक्शन को ऐड करके लास्ट वाली जो रिएक्शन बन रही है उसमें इलेक्ट्रॉन ना बचे तो डायरेक्ट ई नॉट को ऐड कर दो। मतलब ये डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब जो मेन रिएक्शन जिसका तुमको निकालना है उसमें तुमको इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहे हैं, समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? क्योंकि वो ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा हर बार। जो ये चेंज है ना इलेक्ट्रॉन्स का सेम रहेगा, पर जब इलेक्ट्रॉन दिख रहे तो गलती से भी डायरेक्ट ई नोट को कुछ नहीं करना है। और फिर भी कंफ्यूजन होता है तो सिर्फ डेल्टा जी याद रखो। डेल्टा जी से तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ, पर जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तुमको समझ आ जाएगा कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें मुझे निकालना है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मुझे दिख नहीं रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट जिस भी एडिशन से सब्ट्रैक्शन से बना है उससे कर दूंगी। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? 2 से मल्टीप्लाई करने पे ई नोट को नहीं छेड़ना है, ई नोट में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लिख लो इसको, लिख लेना आंसर में नॉन स्पॉन्टेनियस है ये, मतलब स्पॉन्टेनिटी में ना कर देना नहीं है। ये सेल नॉन स्पॉन्टेनियस है। मतलब नोटेशन वाला लिखना सिखाओगी, अभी तक हमने कैटायन वाला सारा किया, एनायन वाला है। भाई पिकनिक मनाने आयो क्या? वो आगे चुप नहीं होता पीछे तो काहे चुप होगा? ठीक है, हो गया। सेल रिप्रेजेंटेशन सीखे, जो आईयूपैक नोटेशन सीखा था ना उसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। रिडक्शन वाले पार्ट में हम पहले कौन सा पार्ट लिखते हैं? पहले एक्वस और फिर नॉन एक्वस और फिर इनर्ट। ठीक है, तो अगर पहला सेल तो हम लिख चुके हैं H+, और अगर कहीं कुछ इलेक्ट्रोड नहीं दे रखा है तो हम उसको इनर्ट इलेक्ट्रोड मान के कर देंगे। तो इसको तो हमने लिखा था, इसका क्या हो जाएगा? एक्वस में क्या है? H+, नॉन एक्वस में H2 गैस, ये एक्वस, और इलेक्ट्रोड में Pt।
ऐसे लिखा जाए। नहीं, अभी हम सिर्फ रिडक्शन हाफ सेल्स देख रहे हैं, नहीं इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे AgCl का रिडक्शन हो रहा है Ag और क्लोराइड में, इस साइड में Ag +1 में है। क्या बोला था मैंने अभी? यहाँ पे Ag +1 में है, यहाँ पे Ag कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है? तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब उसने ले लिया और रिड्यूस हो गया। तो ये एक तरह का जो हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ रहे हैं ना, जैसे H2 वाला पढ़ा, हमारे सिलेबस में सारे नहीं है पर ये सारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। इसको जैसे ही सिल्वर क्लोराइड वाला इलेक्ट्रोड हो गया, इसके बाद हमें कैलोमल इलेक्ट्रोड पढ़ेगी। कैलोमल मतलब Hg2Cl2 वाला जो इलेक्ट्रोड होता है, उसका भी सिमिलर सी चीज देगी। तो इसका मुझे अगर रिएक्शन देखना है तो सबसे पहले एक्वस कौन सा है इसमें? एक्वस पार्ट कौन सा है? ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है। एक्वस तो आयंस हो गए, ठीक है। तो Ag क्यों बोल रही है? Ag आयन तो ठीक है, वो तो रिएक्शन हुई है एक, पर वो कैसे, हमको इस रिएक्शन में एक्वस पार्ट कौन सा दिख रहा है? क्लोराइड आयन है सिर्फ। ये दोनों सॉलिड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड का पार्ट रहेंगे। और अगर सॉल्यूशन का पार्ट है तो भी सॉल्यूशन में ऐसे टूट कर नहीं रहेगी, क्योंकि सॉलिड कंपाउंड है। सॉलिड को पहले हमको गैसियस आयंस में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद वो एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन वाला जो हमने पढ़ा था, तो ये डायरेक्ट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सॉलिड पाउडर जैसा एग्जिस्ट करेगा। तो अब इसको अगर हमको लिखना हो तो ये तो मैं तुमको नई चीज सिखा रही। सबसे पहले नॉन एक्वस पार्ट Cl-, फिर दोनों पार्ट ही सॉरी एक्वस पार्ट Cl- और दोनों पार्ट क्या है? नॉन एक्वस है। इनको कैसे लिखना होता है? जैसे रिएक्शन में दे रखा है, पहले AgCl है तो AgCl को पहले लिखेंगे और फिर Ag को लिखेंगे। यहाँ पे मैंने AgCl लिखा और यहाँ पे Ag लिखा, तो यहाँ पे तो Ag इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है, तो हमको इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सेल्स को ऐसे लिखना है। ये तुमको मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रही कि तुमको ई नोट कभी लिखा पाए कि क्लोरीन AgCl और Ag, और तुम इसको ऐसे समझ लो कि क्लोराइड से वो इसमें गया है, मतलब रिएक्शन एक्चुअली AgCl से क्लोराइड में, ठीक है, पर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया जाता है। उसका रूल ये है, हमने अब तक जो भी सेल्स या जो भी एग्जांपल्स किए थे सब में कैटायंस लिए थे, तो उसमें हमको साफ सुथरा दिख रहा था कि ये कैटायन +4 से +2 गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो इसमें तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए सेल रिप्रेजेंटेशन सिखा रही। जब भी AgCl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? एक्वस पार्ट, ठीक है, उसके बाद जो दोनों ही नॉन एक्वस पार्ट है उसमें जो रिएक्शन में पहले है उसको पहले लिख दिया। इसी तरह से एक्वस पार्ट में भी अगर बहुत सारे अनायन होते हैं तो उसको एक साथ कोमा लगा के ऐसे लिख दो। एक्वस पार्ट को हम जनरली कोमा लगा के लिखते हैं, समझे। एक और एग्जांपल अगर हम करें, इसका मुझे अगर ऑक्सीडेशन वाला लिखना हो तो वो कैसे रहेगा? मान लो ये रिएक्शन है तो रिडक्शन रिएक्शन है, अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूं तो क्या होगी? Ag + Cl- गिव्स प्लस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? ऑक्सीडेशन हाफ हम कैसे लिखते हैं? पहले नॉन एक्वस पार्ट, पहले इनर्ट इलेक्ट्रोड रहता है अगर कोई हो, फिर एक्वस पार्ट। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? AgCl, फिर समझे कैसे लिखना है? इसीलिए मैंने तुमको ये डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला बताया था कि इसको हर जगह यूज होगा, इसको नहीं भूलना है। और आयंस ही मेनली एक्वस पार्ट में एग्जिस्ट करेगी, बाकी जो भी सॉलिड है, जो भी इलेक्ट्रोड है, सब किस में आ जाता है? नॉन एक्वस में। और नॉन एक्वस को हम कैसे लिखते हैं? जैसे मेरे रिएक्शन में दे रखा है, समझे। तो अब इसको एक लिखकर बताओ, इसको भी तुम अगर साइड में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के फॉर्म में, उसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ये। यहाँ पे सोल्ट ब्रिज आ जाएगा, इसमें यहाँ पे सोल्ट ब्रिज है। तो अगर हम लिखना चाहे Hg2Cl2 +2 इलेक्ट्रॉन gives 2 Hg +2 क्लोराइड आयन, ये सॉलिड लिक्विड जो भी रहेगा सॉलिड।
इस रिएक्शन का, इस रिडक्शन रिएक्शन का मुझे नोटेशन लिखना है, थर्ड वाले का। इसी को कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जहां पे ये रिएक्शन हो रही होती है। इसका भी एक फिक्स पोटेंशियल होता है, तो इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। Hg2Cl, हाँ ठीक है, समझ लो कैसे लिखना है। कैसे लिखा इसका, और फिर Hg। तो कभी ई नोट के नीचे ये लिखना, ये लिखा मिल जाए तो ये रिएक्शन लिखोगे, क्या बोलना चाह रहा है वो लिख लो बस, तुम बिल्कुल तो कर दोगे। और अगर इस रिएक्शन का हो गया अपना Cl माइनस, Cl माइनस Hg2Cl2 Hg, ऐसे हमने लिखा है ना, ये तब है जब Hg एज एन इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। अब इसके अंदर लिखो इफ Au इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड, Au मतलब गोल्ड, तो कैसे लिखोगे, इसी Hg, ये वाली सेल की रिएक्शन लिखी, इसी के अंदर लिखो कि इफ Au गोल्ड इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड। हाँ, इसकी जगह पे नहीं, के साथ, हाँ नहीं नहीं, वो अलग से एक डंडा लगा के आ जाएगा, मतलब वो अलग इलेक्ट्रोड दे रखा है उन्होंने, इनर्ट इलेक्ट्रोड। और अगर तुमको दिख रहा है तुम्हारी रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रोड पॉसिबल नहीं हो सकता उसमें से, तो फिर इनर्ट इलेक्ट्रोड लगा दो। जैसे ना तो I2 एज एन इलेक्ट्रोड काम करता है और ना I नेगेटिव एज एन इलेक्ट्रोड काम करते हैं, तो इस केस में हम इलेक्ट्रोड क्या यूज करेंगे, कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर लो, प्लैटिनम लिख दो। इस रिएक्शन को लिखो, इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, आई नेगेटिव, बीच में इलेक्ट्रोड कहां से आ गया, रिडक्शन रिएक्शन, इसका नोटेशन क्या रहेगा, हाँ आई नेगेटिव I2 और Pt। तो अगर किसी E नोट के नीचे ये चीज लिखी है तो उसका मतलब क्या है, ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इसी का अगर हम, ये क्या है, रिडक्शन हाफ, ये कौन सी रिएक्शन है, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन हाफ, इसको ऑक्सीडेशन हाफ बना के लिखे, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या हो जाएगा, 2 I गए I2 में और 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, तो इसको कैसे लिखेंगे, Pt I2 I नेगेटिव। समझ जाओगे ना, नहीं कंफ्यूज होगे ना। अगर किसी के नीचे ये लिखा मिल रहा है तो ये रिएक्शन बना लोगे कैसे लिखना। एनायन के केस में थोड़ा उल्टा रहता है, मतलब कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको, क्योंकि यहाँ पे I2 से I नेगेटिव नहीं जा रहा है। अगर हम देखेंगे एक्चुअली में क्या हो रहा है, I नेगेटिव से I2 जा रहा है। कैटायन में हमको डायरेक्ट देखने को मिल जाता था, ठीक है। तो एनायन जब हो तो प्लीज ध्यान से देखना कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नहीं, इतनी देर से मैं 4 बार यही बोल रही हूँ कि इसका मतलब एनायन के केस में तुम ये मत समझना कि I नेगेटिव से I2 जा रहा है, इसीलिए मैं तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन सिखा रही हूँ ताकि ये नीचे दिखे तो उसको उल्टा मत समझ लेना। कैटायंस के केस में नॉर्मली होता है I नेगेटिव से I2 जाना, मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट था उसका, वो कुछ जीरो में गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, तो ऑक्सीडेशन दिखेगा ये ऐसा तुमको, पर एक्चुअली में सेल नोटेशन क्या बोल रहा है, तो रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे जो सेल नोटेशन में आता है वो लिखते हैं हम, जो रिएक्शन कैटायंस में वो बैठ जा रहा था लॉजिक कि यहां से वहां गया है तो मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है। फिर से बोल रही हूँ मैं, कैटायंस के केस में नॉर्मली देख सकते हो, पर एनायंस के केस में तुमको उनका सेल नोटेशन पता होना जरूरी है कि एक्चुअली में उसमें, क्योंकि एनायन नेगेटिव चार्ज, मतलब जो एक्वस पार्ट है वो नेगेटिव चार्ज है। जाके इसको एक बार फिर से इन रिएक्शंस को लिखना, और ये चीज ध्यान रखो, नीचे में हम अपने हिसाब से नहीं लिख रहे हैं कि I नेगेटिव I2 में जा रहा है, नीचे में हम वो चीज लिख रहे हैं जो मेरी सेल नोटेशन में आई है, एक्वस नॉन एक्वस के हिसाब से।
समझ रहे हो क्या? नहीं समझ आया तेरे को? जैसे मैंने लिखा ऑक्सीडेशन में, नहीं एक बार यहाँ पे और देखें, Mn+2 से Mn+7 गया, नहीं इससे तो दोनों ही एक्वस में है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि KMnO4 से वो Mn2 में कुछ गया, ठीक है, KMnO4 एक सॉलिड कंपाउंड था, Mn2+ एक आयन था, और ये +7 है और यहाँ पे +2 है, मतलब रिडक्शन हुआ है। तो कैटायन के केस में हमको डायरेक्ट इसको मैं लिख सकती हूँ 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे 5 इलेक्ट्रॉन, अगर उसका मुझे रिडक्शन वाला लिखना है तो क्या होगा, एक्वस पार्ट क्या है, पहले आता है। नहीं वो इस लॉजिक से नहीं होगा, Mn+2 पहले आ जाएगा, पर वो रिडक्शन को नहीं दिखाएगा ना, छोड़ो उसको, रहने दो। हाँ बस हमको नोटेशन बनानी आनी चाहिए अपनी सेल की। नोटेशन बनाने में कोई दिक्कत है? एक्वस नॉन एक्वस वाली जो भी नोटेशन आ रही है उसको हमको यहाँ लिखना है, नीचे ई नोट के नीचे। यहां से हमको नोटेशन नहीं बनानी है जो हम बना रहे हैं कि I नेगेटिव I2 में जा रहा होगा, उसके हिसाब से हम रिएक्शन देख रहे हैं। हाँ यहाँ सिर्फ एक्वस नॉन एक्वस देखना है। तो मैंने डायरेक्ट तुमको जो भी अभी तक ई नोट करवाया उसमें नीचे जो भी थे सब सब कैटायंस थे, कोई +7 से +2 जा रहा था, कोई +3 से +2 जा रहा था, तो वहां पे वो लॉजिक बैठ जा रहा था कि रिडक्शन शो हो रहा था, पर एनायन के केस में वैसा नहीं होता है। जिसको नहीं आया बाद में आके समझ लेना है, ठीक है। अब हम इसको देख रहे हैं, इसका मुझे सेल नोटेशन लिखना है इस रिएक्शन का, थोड़ा ट्राई करो एक बार। 6Hg, चल जल्दी नहीं कर दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो देख ले किसका हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? इसका, मतलब ये मेरी लेफ्ट में लिखी जाएगी, ठीक है। इसको अगर मुझे लिखना है लेफ्ट में तो नॉन एक्वस पार्ट, फिर एक्वस पार्ट क्या है, क्रोमियम 3+, ठीक है। फिर हम सॉल्ट ब्रीज यूज करेंगे, और जो ये वाली रिएक्शन है हमने अभी की है, तो एक Hg2Cl2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो टोटल ये 6 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हमको, ठीक है। पर रिएक्शन कैसे, नॉन एक्वस पार्ट कौन सा है इसका, और फिर इसको कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे इसको लिखने में कोई दिक्कत है? तो अब इनका अगर ई नोट लिखा जाता है तो वो इसके बेसिस पे लिखा जाएगा। अगर उसमें लिखा गया है नीचे में ये, तो कैटायन में हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि क्रोमियम 0 से +3 में गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। ऐसा एनायन में नहीं पता चलता है, तो एनायन में हमको सेल नोटेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर लिखा जाएगा ई रिडक्शन हाफ, तो उसमें Cl - Hg2Cl2 और Hg लिखा जाएगा, तो उसमें हमको दिख रहा होगा कि क्लोराइड Cl2 में गया है, पर वो एक्चुअली में वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब हमको नोटेशन पहले देखनी है, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं कि CH4 का sp3 होता है और उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, पर क्या ये बोला जा सकता है कि शेप ऑफ CH4 इज टेट्राहेड्रल बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन? ऐसा नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बाद में आया उस शेप को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हमको पहले देखने पड़ेंगे, उसके बाद उसके नोटेशन के हिसाब से हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या होगा, क्रोमियम 3+ और Cl, यहाँ पे एक नई चीज सीखने को है कि क्रोमियम 3+ और Cl-, अगर मैं इसका ही कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लूं दोनों के लिए,
मतलब कैथोड के लिए भी और एनोड के लिए भी मैंने ले लिया क्रोमियम Cl3 माइनस, क्रोमियम Cl3 नहीं CrCl3। ये इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं ले लेती हूँ तो ये सॉल्ट ब्रिज हट जाएगा, तब मुझे सॉल्ट ब्रिज लगाने की जरूरत नहीं होती है अगर हम सेम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं या फिर हम एक ही सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी कई ये लाइन लिखी हुई है। जब हम कोई दो इलेक्ट्रोड एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो हमको सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो एलजीपी क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी हट जाएगी। तो अगर मैंने इसको लिख दिया क्रोमियम CrCl3 Hg2Cl2 और Hg, तो मुझे सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि इसका क्रोमियम आयन इसके साथ रिएक्ट कर रहा होगा, मतलब इनके साथ कुछ रिएक्शन हो रही होगी, इसका क्लोराइड आयन इधर कुछ कर रहा होगा। बेसिकली इन दोनों को एक साथ लिख दिया है और सॉल्ट ब्रिज हटा दिया है, क्योंकि वो सेम इलेक्ट्रोलाइट हो गया दोनों सॉल्यूशन के लिए। तो जब भी तुमको ऐसा दिखे कि किसी इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे मान लो यहाँ पे H2 गैस होती, H2 गैस जा रही होती H प्लस में, ठीक है, तो इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और यहाँ पे ये क्लोरीन जा रहा होता Hg2Cl2 और Hg में, तो अगर मैं HCl ले लेती एज एन इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाना पड़ता, तो उसको डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है उस सेल को, कि उसका एक आयन तो ऑक्सीडेशन में पार्ट ले रहा है और उसका दूसरा आयन रिडक्शन में पार्ट ले रहा है, और यहाँ पे ये सेम इलेक्ट्रोलाइट। अगर काउंटर आयन सेम रहते हैं तो हमको उसको यूज करने की जरूरत नहीं होती है, एन आयन को हम इग्नोर कर सकते हैं अपनी सेल रिएक्शंस में। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn SO4 में। Zn क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 से +2 जा रहा है, तो इस रिएक्शन को मैं सिंपल लिख सकती हूँ Zn +2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे H पे कितना चार्ज है, +1, और यहाँ पे, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 में कन्वर्ट हो रहे, यही मतलब हुआ इसका। तो ये कैसी रिएक्शन है, रिडक्शन। समझा, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अगर हमको इसको अब सेल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब नोटेशन लिखना है इसका, तो कैसे रहेगा, इधर क्या लिखेंगे, इस साइड ऑक्सीडेशन वाला, तो ऑक्सीडेशन में क्या लिखेंगे, पहले Zn, फिर और फिर सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, और यहाँ पे एक्वस पार्ट नहीं आता है रिडक्शन में, पहले एक्वस पार्ट क्या रहेगा इन दोनों में से, H+ रहेगी ना, आयंस एक्वस में रहते हैं। अच्छा, इधर H2 सुनाई दे रहा है, H+, फिर यहाँ पे H2, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या लेगी, Pt, ठीक है। ये तुम्हारा सेल नोटेशन हो जाएगा। अब इसको अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में Zn+2 ZnSO4 में एग्जिस्ट कर रहा है और H+ H2SO4 में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी नोटेशन लिखा हुआ है, हमको उसका आयंस को देखना है, क्योंकि आयंस में चेंज हो रहा है। SO4 2- कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो जैसा था रिएक्शन में वो वैसा बाद में भी वैसे ही है, ठीक है। क्लियर है कैसे लिखा है, जाके प्लीज इसको साथ साथ कर लो, वरना कंफ्यूज हो गया आगे। और भी सबको ही करेगा ये वाला क्वेश्चन, क्या, हाँ, ई नोट सेल का निकालो, उसके बाद डेल्टा जी निकालो। स्पॉन्टेनिटी वगैरह या फिर रिएक्शन ई नोट से वैसे पता चल जाएगा, पर डेल्टा जी प्लस आ रहा है तो उसका मतलब भी है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ई नोट निकालना कुछ भारी चीज नहीं है ये। ई नोट पॉजिटिव आ रहा है, देखो फिर से देखो एक बार कैलकुलेट करके। भाई यहाँ पे वो
किसी दो रिएक्शन, नॉर्मल हम एक रिडक्शन रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाँ, अब आ रहा है नेगेटिव, आ रहा है ना, तो ई नोट कितना आ जाएगा इसका, कितना आ रहा है, -0.34, मतलब सेल तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है, स्पॉन्टेनियस नहीं है क्योंकि नेगेटिव में ई नोट आ रहा है। पर ये हमने वैसे भी कर लिया था कि जो H2 से ऊपर H से ऊपर वाले मेटल हैं सिर्फ वही H2 रिलीज करते हैं। ये कॉपर कहाँ आता है, H पॉजिटिव से नीचे आता है। तो इस पोटेंशियल से भी देख लिया कि क्यों वैसा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वही से करना है, वही चीज है ये। इसका क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन Cu का, और यहाँ पे ये इन्होंने कौन सा पोटेंशियल दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल है ये। हमको CuS का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये एनोड साइड है, मतलब ये लेफ्ट साइड में, तो इसको तो माइनस करना पड़ेगा। और इसका क्या हो रहा है, 2H प्लस का रिडक्शन। तो इस केस में ई नोट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नोट ऑफ कैथोड, ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे हाइड्रोजन वाला रिएक्शन है, उसका ई नोट कितना रहता है, 0, और दे भी रखा है, तो 0 नहीं, G प्लस में, अरे E भी माइनस में आ रही है तो भी वो नहीं होती है खुद से, अंडरस्टूड है कि वो G प्लस में आएगा, ठीक है। तो 0 हो गया यहाँ पे, और ई नॉट एनोड क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है इन्होंने, तो 0.34, तो कितना आ गया ओवरऑल, 0.34, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। लिख लो इसमें, दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस बिकॉज ई नॉट इज नेगेटिव। क्या नहीं समझ आया, ई की वैल्यू नेगेटिव है तो डेल्टा जी की वैल्यू, क्योंकि -NFE होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ये एक रिएक्शन दे रखी है तुमको, और यहाँ पे 2 पोटेंशियल दे रखे हैं, तुमको इस रिएक्शन का ई सेल निकालना है। तो पहले तो ये देख लो, इस सेक्शन में Fe का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमको पोटेंशियल भी वही दे रखा है। यहाँ पे I का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब I नेगेटिव इज कन्वर्टिंग इनटू I2, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल, अगर तुमको वो वाला नोटेशन लिखने में है तो उसमें देखो कि जो रिडक्शन साइड है पहले कौन सा पार्ट आता है, रिडक्शन साइड में पहले कौन सा पार्ट लिखा जाता है, एक्वस पार्ट या नॉन एक्वस पार्ट, एक्वस पार्ट। यहाँ पे कौन सा पार्ट है पहले, तो ये कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में पहले कौन सा पार्ट आता है, नॉन एक्वस, और बाद में ऐसे देख लो, जब ये वाला कंफ्यूजन हो कि एक एक्वस और नॉन एक्वस वाली चीज हो, डायरेक्ट वाले में तुमको समझ आ जाएगा। अब समझ लो कैसे करना है नोटेशन से, कैसे पता चला कि मुझे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिएक्शन लिख के, या फिर अगर नोटेशन चेक करनी है, जब ऑक्सीडेशन का नोटेशन में लिखती हूँ तो पहले कौन सा पार्ट आता है, नॉन एक्वस और फिर एक्वस। इसमें कौन सा पार्ट है पहले, नॉन एक्वस, और बाद में, तो ये कौन सा पोटेंशियल गिवन है, ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल गिवन है। ऑक्सीडेशन मतलब कि I नेगेटिव, 2 I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट हो रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, ये वाली रिएक्शन हो गई इसका मतलब। नहीं पता नहीं, नहीं 0.23, ये समझ आई रिएक्शन कैसे लिखी है, कितना आंसर है, हाँ। नहीं प्लस में 0.23,
ये रिएक्शन, इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, E नॉट दे रखा है इसका 0.54, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। रिडक्शन वाले का पोटेंशियल कितना दे रखा है 0.77, मतलब 2Fe+3, 2 हो चाहे 4 हो 0.77 ही रहेगा। 2Fe3 कन्वर्ट हुए, 2 इलेक्ट्रॉन लिया इन्होंने और कन्वर्ट हुए 2Fe2+ में, इसका इन्होंने 0.77। अरे भाई ये तो नॉर्मल रिडक्शन ऑक्सीडेशन है ना। इन दोनों अब ये वाली रिएक्शन मेरी कैसे बन रही है, इन दोनों को ऐड करके बन रही है, दोनों को ऐड कर दो 0.23 आ जाएगा। हाँ उस हिसाब से तो फिर पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब प्लस में 0.23 कैसे किया तुमने, पॉजिटिव तो आ रहा है। हाँ वही डाउट, वही कंसर्न है अभी, माइनस क्यों किए। मैं इस नोटेशन का तुमको कल एक बार कंफर्म करके बताती हूँ कि इसका क्या लोचा है, ठीक है। हाँ हाँ ऑक्सीडेशन वाला दे रखा है, फिर तो प्लस होना चाहिए, वही तो बात है। हाँ पर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो वो तो ऐड हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले तो दोनों ऐड होते हैं ना। ठीक है मैं इसको कल चेक करके बता दूं, जो भी यहाँ आएगा पॉजिटिव ही, तो रिएक्शन क्या रहेगी, विजिबल रहेगी, ठीक है। चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ जगह छोड़ दो थोड़ी सी, मुझे ये देखना है कि इसका मतलब इन्होंने क्या ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख रखी है या सिंपल ये नोटेशन लिख रखा है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखनी होती तो यहाँ पे इनको एक वो यूज करना पड़ता, इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो वो मैं चेक करके बता दूंगी कि वैसा नहीं लिखा हुआ है तो क्या मतलब होता है, ठीक है। लिख लिया ना अभी के लिए इतना, हम बस थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कितना टाइम हो गया। नेक्स्ट एक हमने वो इक्वेशन लिखी थी थर्मोडायनेमिक, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू, थर्मोडायनेमिक में लास्ट में इक्वेशन, जब मैं डेल्टा जी नोट को माइनस एन एफ पी नोट इन सबसे रिलेट कर रही थी, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है मैंने लिखवाया था। नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे अब। हाँ यही वाली, इस इक्वेशन को देख, तो अब देखो जो ई नोट है, जो हम ई नोट सेल निकालते हैं वो होता है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। मतलब यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन या यूनिटी प्रेशर जब रहेगा तब उसकी बात की जाती है, पर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा मेरे इलेक्ट्रोलाइट या हमेशा मेरे गैस का प्रेशर 1 रहे, कुछ और कॉन्सेंट्रेशन भी तो रह सकती है ना, तो उस केस में हम ई सेल की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने से मैं ई सेल को चेंज कर सकती हूँ। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई नोट सेल फिक्स रहेगा क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे लिया गया है, पर अगर कॉन्सेंट्रेशन अलग रहती है इलेक्ट्रोलाइट की तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो वो बताती है इक्वेशन कि मतलब जो मेरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, उसको हम इस इक्वेशन से जानते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं, एक इक्वेशन रहती है थर्मोडायनेमिक से आती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब क्यू क्या होता है, के क्या होता है, दो टर्म है, दोनों इक्विलिब्रियम में हम लोग देखेंगे। अभी मैं तुमको थोड़ा सा जिस दे रही, जैसे मान लो a प्लस बी सी प्लस डी में गया, ठीक है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है,
मतलब पूरा इक्विलिब्रियम बैलेंस्ड है। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, के की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, के की, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम के किसके इक्वल आ जाता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की, ऐसे निकाला जाता है। जो भी इक्विलिब्रियम पे इनका जितना भी अमाउंट होगा वो क्या कहलाएगा, के इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो अगर तुमको कहीं लिखा मिल जाए कि एट इक्विलिब्रियम ए है 1 मोल, बी भी है 1 मोल और सी भी है 1 मोल और डी भी है 1 मोल, तो इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1, नीचे भी 1 1, तो ओवरऑल कितना आ गया के इक्विलिब्रियम 1। इसके अलावा कोई भी पॉइंट पे, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़कर कोई भी पॉइंट पे जो ये रेशियो रहेगी, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं क्यू, रिएक्शन क्वेश्चन। समझे क्यू और के में क्या डिफरेंस है। के ये रेशियो एट इक्विलिब्रियम, उसके अलावा किसी भी पोजीशन पे मेरी रिएक्शन है उसमें हम क्या यूज करते हैं, क्यू। ठीक है, और एट इक्विलिब्रियम, एक हमको ये क्यू और के का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है रिएक्शन का, 0। डेल्टा जी, अब ये वाली मेरी एक रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे क्यू तो किसके इक्वल बन जाएगा, के, और डेल्टा जी किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। तो इस केस में क्या होगा, 0 डेल्टा जी नोट आर टी एल एन के। डेल्टा जी नोट किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के। ये शायद हमने किया था, ये इक्वेशन लिखा था ना। अब बात आ रही है, डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो नस्ट इक्वेशन होती है। हमने के और क्यू का डिफरेंस समझ लिया, ठीक है, क्यू एट एनी पॉइंट, के एट इक्विलिब्रियम। तो अब डेल्टा जी को मैं क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा जी को ई की टर्म में, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमको ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है एट सम अदर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 1 नहीं है, कोई और कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो डेल्टा जी को क्या लिखा जा सकता है, माइनस एन एफ ई, जो मुझे किसी और पॉइंट पे निकालनी है, ई ऑफ सेल। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट को माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जो कि उसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ है, जब मतलब यूनिटी में प्रेजेंट थे सारे, ठीक है, प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू की जगह मैं ये चीज भी लिख सकती हूँ, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर मैं एन एफ कॉमन ले लू, मतलब एन एफ ई सेल चला गया मेरा, यहाँ पे ई नोट सेल आ जाएगा। एन एफ को दोनों साइड, इस साइड जाके डिवाइड कर दिया, दोनों टर्म से डिवाइड कर दिया है, तो एन एफ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ई नोट सेल बच जाएगा, प्लस क्या बच जाएगा, आर टी बाय माइनस एन एफ एल एन क्यू। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है ना। अब इसमें एफ भी फिक्स टर्म है, टेम्परेचर जनरली हम 298 केल्विन पे निकालते हैं, मोस्टली क्वेश्चन में तुमको 298 ही दे रखा होता है, और आर भी फिक्स टर्म है। तो इन तीनों, ये बेसिकली नास्ट इक्वेशन होती है, ठीक है। इसको कल हम फिर से एक बार लिखेंगे ताकि हमको अच्छे से आ जाए, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसी को नास्ट इक्वेशन बोलते हैं, कि जब तुमको कोई और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है तुम्हारे आयंस की या प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, तो ई सेल कितना होगा। तो ई सेल टेम्परेचर पे इस टर्म से डिपेंडेंट है और क्यू पे इस टर्म से डिपेंडेंट है, और वही नास्ट इक्वेशन बताती है। क्लियर है ये चीज, जाके इसको एक बार एनसीईआरटी से पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं।